हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा चैप्टर 2 है, जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। आज हम लोग भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये कितने होते हैं, ठीक है, इनका क्या यूज है, कैसे इनको हमें पढ़ना है, कैसे हम इनको अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये सभी भाषाओं के लिए कॉमन है, चाहे वो आपकी हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो या संस्कृत लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज लें, ठीक है। सभी भाषा के जो पढ़ाने के सिद्धांत होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जो पहला हमारा सिद्धांत है उसका नाम है अनुकरण का सिद्धांत। क्या है? थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ये क्या होता है? थ्योरी ऑफ इमिटेशन का मतलब होता है देखकर सीखना या सुनकर सीखना। किसी को कोई चीज़ करते हुए देख लेना, ठीक है, उसका अनुसरण कर लेना, उसको फॉलो कर लेना, उसकी कॉपी कर लेना, इसे ही कहते हैं अनुकरण, ठीक है। जैसे जिस परिवार का बच्चा, जिस समाज या परिवार में जैसी भाषा बोली जाती है, उस परिवार का जो बच्चा होगा वैसी ही भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं अनुकरण। इसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण द्वारा भाषा को सीखा जाता है। सबसे ज़्यादा हम जो भाषा सीखते हैं वो इसी सिद्धांत के द्वारा सीखते हैं कि समाज में हमने किसी को बोलते हुए देख लिया तो उसी प्रकार से हम लोग भी बोलते हैं, तो इसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमारा दूसरा क्या है सिद्धांत? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं बच्चे को, तो सिखाते समय बच्चों का मनोबल बना रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बच्चे बोर हो जाएं, ठीक है, और बच्चों का मन ही ना लगे सीखने में। तो उनको बीच बीच में हमें क्या करना चाहिए? मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है। उनको अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। इसी कहते हैं जब बच्चे ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे जो हम सिखाते हैं। इसलिए ये अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेशन ही नहीं होगा तो आप क्यों सीखेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने सिद्धांत पढ़ लिए? अभी तक हमने केवल 2 सिद्धांत पढ़ लिए, अनुकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। थर्ड हमारा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इसका मतलब है कि बच्चों को हम सिखा तो रहें और बच्चे सिखाते समय हम बच्चों में रुचि बनी रहे, ठीक है। बच्चों को सिखाते समय बच्चों में रुचि बनी रहे एवं उत्साह बना रहे, इसके लिए बीच बीच में हमें क्या करते रहना चाहिए? बीच बीच में बच्चों से कुछ हमें प्रश्न पूछ लेने चाहिए, ठीक है। अभ्यास कार्य कुछ बच्चों से करवा लेना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज दे देनी चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे एक्टिव बने रहें, ठीक है। ऐसा ना हो कि बच्चों को नींद आने लगे और वो सोने लगे, ठीक है, और हम केवल सिखाए जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो हम बच्चों को बीच में एक्टिव रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए, ठीक है, बीच बीच में उनसे कुछ एक्सरसाइज दे देनी चाहिए, जिससे बच्चे सीखते भी रहेंगे और क्रियाशील भी बने रहेंगे। इसे ही से कहते हैं भाषा सीखने में क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। आगे कौन सा है? आगे है अभ्यास का सिद्धांत। फोर्थ क्या है? अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था।
ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, थॉर्नडाइक नाम एक मनोवैज्ञानिक थे। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जो अभ्यास का सिद्धांत है, तो अभ्यास के सिद्धांत को किसने दिया था? अभ्यास के सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का मानना था कि जो भाषा हम सीखते हैं, भाषा अभ्यास से ही सीखी जा सकती है, कि बार बार हम उसकी प्रैक्टिस करते रहें, उसकी एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है, इस प्रकार से हम भाषा को सीखते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, कि भाषा अभ्यास से ही सीखी जाती है। अब अभ्यास आप बच्चे को कैसे करवा सकते हैं? अनुलेख के द्वारा करवा सकते हैं, श्रुतलेख के द्वारा करवा सकते हैं। श्रुतलेख का मतलब होता है डिक्टेशन, इमला। ठीक है, आप बोल रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं, इसे कहते हैं अनुलेख। ठीक है, इसे कहते हैं श्रुतलेख, डिक्टेशन या इमला भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम ज़्यादा अच्छे से भाषा को सीख पाएंगे। जब हम लिखेंगे तो हमारी कुछ मिस्टेक्स भी होगी। ठीक है, जिनको हम दोबारा लिखेंगे तब कम होंगी। इस प्रकार जब हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसी प्रकार से हम और अच्छा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग ने पढ़ाई कर ली, ठीक है, और आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे। ठीक है, तो पहली बार में आपसे हो सकता है बहुत कम क्वेश्चन बने, लेकिन जैसे ही जैसे आप उनकी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाए, उसी प्रकार से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक्सपोजर आ जाएगा, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। किससे आती हैं? अभ्यास से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, अब हमारा आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, या सीटेट की तैयारी अभी उन्होंने जस्ट शुरू ही की है, ठीक है, तो वो लोग 1-2 बार इस वीडियो को चला के देख लें, उनके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, केवल समझना है हमको एक बार। और ये पेडागोजी का से रिलेटेड है और इसका फिक्स सिलेबस है। ठीक है, इसमें 8 चैप्टर हैं ओनली। कितने? 9 चैप्टर हैं पेडागोजी में। हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी। ठीक है, और यही सिद्धांत आपको पढ़ने हैं बस। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, थ्योरी ऑफ रिपीटिशन। संस्कृत में पढ़ेंगे तब उसमें उसका अनुवाद करके पढ़ेंगे। ये रहते सेम ही है। चलिए, 5वां हमारा सिद्धांत क्या है? 5वां है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब होता है थ्योरी ऑफ रिपीटिशन। थ्योरी ऑफ रिपीटिशन ये क्या है? इसका मतलब है जैसे हमने आपको वाइगोट्स्की पढ़ा है। ठीक है, आपने वाइगोट्स्की पढ़ लिया। अब आपने जितना पढ़ लिया उनके बारे में, वाइगोट्स्की के बारे में लिख लिया, बस उसी को पढ़े जा रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिपीटिशन। उसी चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, इसे कहते हैं रिपीटिशन, थ्योरी ऑफ रिपीटिशन, आवृत्ति का सिद्धांत। अच्छा, एक्सरसाइज और आवृत्ति में, मतलब रिपीटिशन में डिफरेंस क्या है? एक होती है एक्सरसाइज, एक होती है रिपीटिशन। एक्सरसाइज का मतलब है जैसे आपने वाइगोट्स्की पढ़े, ठीक है, इनके बारे में कंप्लीट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ ली, फिर उसके आधार पर आपने नए नए क्वेश्चन वाइगोट्स्की के पर आधारित सीटेट में आए हुए किए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने जब लगाए, तब उसे कहते हैं एक्सरसाइज करना। ठीक है, और रिपीटिशन का मतलब है आपने 8 क्वेश्चन आज वाइगोट्स्की से रिलेटेड कर लिए, अब आप पर डे बार 8 क्वेश्चन को ही याद करे जा रहे हो, उन्हीं को बार बार दोहरा रहे हो, और तो इसे कहते हैं रिपीटिशन, रिपीट करना किसी चीज़ को। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। थ्योरी ऑफ रिपीटिशन और थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज में, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, और अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था? अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाल केंद्रिता का
सिद्धांत। ये क्या होता है? थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रिता। बाल केंद्रिता का मतलब है ये सर्किल है जैसे, तो यहाँ पर है चाइल्ड, यहाँ पर है चाइल्ड, बच्चा है, ठीक है। आप अध्यापक हैं, आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाते समय इतने ज़्यादा पढ़ाने में डूब गए कि आप बच्चों का स्तर ही भूल गए, ठीक है। किस एज के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनको कितना सिखाना है, कितना नहीं सिखाना है, ठीक है। और बच्चे कैसे हो गए, बच्चों की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बस पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाल केंद्रिता जो है उसका विरोध करता है। ये बाल, जबकि इसमें प्रेजेंट टाइम में कौन सी एजुकेशन चल रही है? इसमें चल रही है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। तो अध्यापक को अध्यापन के समय, पढ़ाने के समय इतना ज़्यादा आत्मविभोर नहीं होना चाहिए, आत्मविभोर नहीं हो जाना चाहिए, मतलब अपने आप को भूल नहीं जाना चाहिए बच्चों को कि किस क्लास के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए पढ़ा रहे हैं प्राइमरी के बच्चों को, एक्सप्लेन उनको करने लगे बीएससी वाले के बच्चों की तरह, बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ को समझाने लगे तो बच्चे इनएक्टिव हो जाएंगे, वो सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बाल केंद्रिता का ध्यान रखना है कि बच्चे पहले हैं, ठीक है। आपको उस लेवल, उस स्तर तक ही पढ़ाना है जहाँ तक बच्चों को समझ आए। इसे ही कहते हैं बाल केंद्रिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। तो अभी तक हमने कितने सिद्धांत पढ़ लिए? अभी तक हमने 6, ठीक है, पढ़ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मूव ऑन। 7th प्रिंसिपल इज मातृभाषा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मदर टंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहे इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, संस्कृत में पढ़ा रहे हैं, तो उसको उसकी बच्चे की मातृभाषा में बता दें, ठीक है, जो उसकी मातृभाषा में है। जैसे हमने आपको इंग्लिश पेडागोजी शुरू की, हमने कहा कि आज हम बच्चों पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मदर टंग, तो आपकी समझ में कम आएगा। आपने कहा अरे भाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में तो बताओ। क्यों? हिंदी आपकी क्या है? मदर टंग, मातृभाषा है। तो हमने कह दिया इसे कहते हैं मातृभाषा, मदर टंग माने मातृभाषा। तब आपकी समझ में, हम लोगों की समझ में बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे संस्कृत पढ़ते हैं, इसके नीचे क्या लिखा रहता है? हिंदी भावार्थ। इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश की भी हिंदी निकाल निकाल के हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं मातृभाषा का सिद्धांत। कोई भी चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसकी मातृभाषा में बता देनी चाहिए, और इसीलिए मातृभाषा में सबसे ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को, ठीक है। इसे ही कहते हैं मातृभाषा का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए 8वां क्या है? 8th प्रिंसिपल क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये किसने दिया था? ये बीएफ स्किनर ने दिया था, ठीक है। बीएफ स्किनर ने दिया था। जैसे आप बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं, अगर आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बच्चे ने उसको बता दिया या बताने का प्रयास किया या थोड़ा भी बता पाया, तो आप बच्चे को डांटे नहीं, आप कहते हैं बच्चे शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है, वेल डन, ठीक है। अगर ना बता पाए पूरी तरह से तो उससे कहते ठीक है, थोड़ा और प्रयास करो, ठीक है। बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। अब पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। ये पैडागोजी में तो आता ही आता है, सीडीपी में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय बीएफ स्किनर। तो किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी। तो अभी तक हमने कितने सिद्धांत पढ़ लिए? अभी तक हमने भाषा शिक्षण के 8 सिद्धांत पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट, पढ़िए इनको। हमारा 9th क्या है?
व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। भाई ये क्या होता है? जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिक विभिन्नता है, ये वर्ड किसने दिया था? ये वर्ड जॉन गाल्टन ने दिया था 1869 में। ठीक है, हमने जो व्यक्ति विभिन्नता वाला चैप्टर बनाया है, ठीक है, वीडियो, आप उस वीडियो को जाकर देख लें। आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगी कि व्यक्ति विभिन्नता क्या होती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ी जाती है, ठीक है, क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति विभिन्नता वर्ड है वो किसने दिया था? वो जॉन गाल्टन ने दिया था। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब समझते हैं होती क्या है जी भाई व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब है जैसे आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस क्लास में ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे होशियार ही हों। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होंगे, ठीक है, जो बहुत जल्दी ही चीज़ों को याद कर लेते हैं, एक बार ही उन्हें बता दो और वो हमेशा याद रखते हैं। कुछ बच्चे हैं देरी से सीखते हैं, ठीक है, सीख वो भी लेते हैं, वो देरी से सीखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उससे कम, जो बहुत ज़्यादा देर में सीखते हैं और बहुत जल्दी भूल ही जाते हैं। वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक चीज़ों को, फैक्ट्स को याद नहीं रख पाते हैं। तो कुल मिला के एक क्लास रूम अगर है तो उसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा होशियार भी हैं, कम होशियार भी हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वो भी हैं जिनको बहुत देरी से समझ में आता है। जनरली 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं क्लास में। तो आपको केवल होशियार बच्चों को या मीडियम बच्चों को या सबसे बेकार बच्चों को ही लेकर नहीं चलना है, किसी एक प्रकार के बच्चों को आपको लेकर नहीं चलना है, 3 में से आपको तीनों को लेकर चलना है, ठीक है, सभी बच्चों की समझ में आए, ठीक है, कोई पीछे ना छूट जाए। कुल मिला के कहते हैं नहीं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, कोई भी बच्चा पीछे ना छूट जाए। तो आप सभी को बच्चों के ध्यान रखेंगे, इसे ही कहते हैं व्यक्तिगत, ठीक है, इंडिविजुअल, सभी पर ध्यान देना। ये नहीं बस होशियार बच्चे अगर एक क्लास में 10 हैं बस उन्हीं को पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे छूट गए, नहीं, सभी प्रकार के बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है, लेके चलना है, समझ में आए। इसे कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये किसने दिया था? जॉन गाल्टन ने दिया था। बार बार इसको हम पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर पर जीवन समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन। यह क्या होती है? ठीक है, जीवन समन्वय का मतलब क्या है कि बच्चा है या कोई भी है, ठीक है, उन चीज़ों को हम जल्दी समझ लेते हैं जिन चीज़ों का हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से प्रयोग होता है, ठीक है, वास्तविक जीवन से जिन चीज़ों का संबंध है, ठीक है। जैसे बचपन में हम साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा पढ़ते रहे मैथ में, ठीक है, और ये कभी हम लोगों को बताया ही नहीं गया कि भाई समाज में इनका यूज क्या है, कुछ नहीं, बस पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को याद किया, भूल गए बहुत जल्दी। अगर जो चीज़ें हमारे समाज में प्रयोग होती, ठीक है, तो उनको हम बहुत देर तक उनको हम याद रख पाते हैं, ठीक है। जैसे जो आप चीज बाल विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पैडागोजी पढ़ रहे हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, अब कोई पूछे भाई इसको क्यों पढ़ना है, ठीक है, इसका प्रयोग क्या? अरे इसका सीधा प्रयोग है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, ठीक है, यही इसका वास्तविक जीवन में प्रयोग है, इसलिए ये सिद्धांत पढ़े जाते हैं। तो कुल मिला के आपको बात ये रखनी है कि जिन चीज़ों का हमारे वास्तविक जीवन में सीधा संबंध होता है उन चीज़ों को हम जल्दी सीखते हैं, ठीक है, इसे ही कहते हैं जीवन समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है, कितने हैं, बस लास्ट 2 ही बचे हैं, ठीक है, ये देखते हैं थ्योरी ऑफ रिपीटिशन,
ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मुझे लग रहा है कि ये 2 बार लिख गया है। पुनर्बलन मातृभाषा, थ्योरी ऑफ रिपीटिशन, ठीक है, कोई बात नहीं। ये रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ रिपीटिशन। अब हम पढ़ेंगे चयन का सिद्धांत, ठीक है। चयन का सिद्धांत क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको बच्चों को कब किस विधि का प्रयोग करके सिखाना है, पढ़ाना है, ठीक है, उसे ही कहते हैं चयन का सिद्धांत। जैसे सिखाने की सबसे अच्छी 2 विधियाँ होती हैं। एक होती है ISG, ठीक है, एक होती है DGS, ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि होती है स्पेसिफिक टू जनरल, और निगमन विधि इसके जस्ट अपोजिट है, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। तो आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण लिया जाता है, बाद में नियम बना लिया जाता है। जबकि निगमन विधि में क्या है, पहले नियम आपको बताया जाता है, बाद में उदाहरण की तरफ जाया जाता है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं आगमन और निगमन। पढ़ाने की जो सबसे ज़्यादा बेस्ट विधि हैं वो हैं 2, आगमन विधि और निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं चयन का सिद्धांत। तो आज हमने कितने सिद्धांत पढ़े? आज हमने 11 सिद्धांत पढ़े, ठीक है, हिंदी पेडागोजी के। यही आपके इंग्लिश में भी काम आएंगे, यही आपके संस्कृत में भी काम आएंगे, ठीक है, सभी में सेम होते हैं। चलिए एक बार इनको और रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो चैप्टर नंबर 2, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा सिद्धांत पढ़ा? अनुकरण का सिद्धांत पढ़ा। अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है? देखकर, ठीक है, सुनकर किसी की बात को कॉपी कर लेना, ठीक है, उसी की जैसे सीख लेना, ठीक है, इसे ही कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अभिप्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा का मतलब होता है मनोबल, मोटिवेट। बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखाते समय बच्चे का मनोबल बना रहे, मोटिवेट रहे, अच्छे से सीखते रहें, इसे ही कहते हैं अभिप्रेरणा का एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये क्या है कि बच्चों को सिखाते समय बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह बने रहे, रुचि बनी रहे, इसके लिए बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, ठीक है, उनको कुछ एक्सरसाइज दे देनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी करवा देनी चाहिए, जिससे बच्चे एक्टिव बने रहें, इसे ही कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। चलिए फोर्थ क्या है? अभ्यास का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। जो भाषा होती है वो हम अभ्यास के ही द्वारा सीखते हैं, ठीक है। इसमें आपका इमला हो गया, ठीक है, और इसी प्रकार इमला है, अदर प्रकार की एक्सरसाइज है, कविता है, ठीक है, इसे ही कहते हैं अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिपीटिशन। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने 10 क्वेश्चन पढ़े अगर, तो आप उन 10 क्वेश्चन को ही बार बार रिवाइज किए जा रहे हो, उन्हीं को पढ़े जा रहे हो, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार किसी चीज़ को दोहराना, इसे कहते हैं आवृत्ति, थ्योरी ऑफ रिपीटिशन, रिपीट करना किसी चीज़ को, ठीक है। बाल केंद्रिता का सिद्धांत क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड। आप पढ़ाते समय इतने ज़्यादा डूब गए पढ़ाने में कि आप बच्चों का लेवल ही भूल गए कि आप किस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी के बच्चों को प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या BSc वालों को पढ़ा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डीप चले गए, तो इतना डीप भी नहीं जाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, इसे कहते हैं बाल केंद्रिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मातृभाषा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मदर टंग। आपको हम इंग्लिश में
या संस्कृत में कोई भी चीज़ पढ़ा दें, ठीक है, जब तक उसकी हम आपको, जैसे हम लोगों की मातृभाषा क्या हिंदी है, तो हम लोगों ने अगर कोई भी चीज़ पढ़ी है इंग्लिश में या संस्कृत में, तो जब तक हमें, फिर हम यही कहते हैं अरे भाई इसका हिंदी में मतलब क्या है, क्यों, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो इसलिए हम हिंदी में जल्दी सीखते हैं। तो मातृभाषा का इसीलिए सिद्धांत रखा गया है, ठीक है, कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अच्छे से सीखते हैं। थ्योरी ऑफ मदर टंग। नीचे क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें ध्यान रखना किसने दी है, BF स्किनर ने दी है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा, ठीक है, इससे बच्चों का मनोबल बना रहे। अगर बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसने नहीं बताया पाए, ठीक है, बता पाया, और आपने उसको डांट कर बैठा दिया, तो आगे जब आप पूछेंगे तो वो डरेगा आपसे, तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बीच बीच में क्या देना चाहिए, रीइंफोर्समेंट देते रहना चाहिए। ये किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट, व्यक्ति भिन्नता वर्ड किसने दिया था, जॉन गॉल्टन, कब दिया था, 1869 में। इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, एक क्लास है, जैसे उसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा होशियार भी हैं, उससे कम होशियार हैं, सबसे कम ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है, तो सभी प्रकार के बच्चों को लेकर चलना है आपको, सभी बच्चों को समझ में आए, इसे ही कहते हैं व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस। ये किसने वर्ड दिया था, जॉन गाल्टन ने दिया था, ठीक है। जॉन गाल्टन की एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, हेरेडिटी ऑफ जेनेसिस, हेरेडिटी ऑफ जेनेसिस, ठीक है, हेरेडिटी ऑफ जेनेसिस, जॉन गाल्टन ने एक बुक लिखी थी, उसी में इसको एक्सप्लेन किया था, व्यक्तिक विभिन्नता को। नेक्स्ट क्या है, जीवन समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। उन चीज़ों को हम जल्दी सीखते हैं या ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं जिन चीज़ों का हमारे वास्तविक जीवन में सीधा सीधा संबंध होता है, इसे ही कहते हैं जीवन समन्वय का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिपीटिशन। ये तो रिपीट ही हो गया था, ठीक है, इसको पहले हम पढ़ चुके हैं। अब केवल क्या बचा है, चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। कब किस विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना है, इसे कहते हैं चयन का सिद्धांत। जैसे पढ़ाने की सबसे ज़्यादा 2 बेस्ट विधि अभी हमने जैसे आपको बताई, एक होती ISG, ठीक है, और एक होती DGS, ठीक है, इसे कहते हैं आगमन विधि, इसे कहते हैं निगमन विधि। आगमन को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड, और इसको कहते हैं निगमन को डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है, और डिडक्टिव में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोग भी CTET की तैयारी करना चाहते हैं, 30 आउट ऑफ 30 मेरी जैसी लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है, और अगर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।